Hello everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. In this video, we are going to study Samuel Taylor Coleridge. Coleridge is one of the major figure of the Romantic age. When it comes to earlier romantic poets, एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं. हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा. आज हम लोग एस टी कॉलेज एज अ पोएट पढ़ने वाले हैं. Now, before I come to the lecture, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe so that I can be motivated and bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Now, I have two special announcement today. पहला अनाउंसमेंट ये है कि आज से मैं यूजीसी नेट का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं एंड द फी फॉर दैट यूजीसी नेट इज ओनली 6,000. ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, है ना. फी सिर्फ 6,000 है और थरली हम लोग पढ़ेंगे. अगर इफ यू वांट टू क्वालिफाई नेट इन 2025, देखो मैं ऑलरेडी 5 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ. मैं जितनी बार नेट का एग्जाम दिया हूँ हर बार नेट मैंने क्वालिफाई किया है और आई हैव नेट इन फिलोसफी एज वेल. सो आप अच्छी टीचर से ही पढ़ोगे. मैं बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, आपको बताऊंगा उस तरह से पढ़ना है, आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा. और जो ये इस बार का जो पैटर्न है, वैसे पैटर्न चेंज नहीं हुआ है. आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे लोग बोलेंगे पैटर्न चेंज हुआ है. पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बल्कि एग्जाम के जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उसको डिफिकल्ट बनाया गया है. और मैं यही कहूंगा कि यूजीसी नेट हमेशा कचरा क्वेश्चन पूछता है. आजकल पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है ये जो क्वालिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस जो है ना, ये इतना कचरा हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है कि जो रट्टा मार वाले स्टूडेंट है ना, वो अच्छे से इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना. तो हमें स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, हमें उस तरीके से पढ़ना, हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा. हार्ड वर्क करके आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. मैंने देखा है हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन को भी जीआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हुए. तो समझ लो कि नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, है ना. इतने कचरे कचरे क्वेश्चंस, इसने वाहियात क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना. जैसे आज का जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें मैं दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन है जो वाहियात क्वेश्चन है, जो पूछे नहीं जाने चाहिए नेट के सिलेबस के अनुसार, बट स्टिल दे आर आस्किंग, है ना. बट एनीवे, अगर आपको यूजीसी नेट का क्लास बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी एनरोल कर सकते हो, है ना. उसका सारा डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस. ये जो सिलेबस है, हम लोग जेकेपीएससी सिलेबस को कवर कर रहे हैं लेक्चर का. यहाँ पे यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यूनिट 2 पोइट्री सेक्शन है, जिसमें हमने मेजर रोमांटिक से पहले जितने भी पोइट्स हैं उसको कवर कर लिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर कर लिया है. आज के इस वीडियो में एसटी कॉलेज को हम लोग कवर करने वाले हैं. हमारा जो फोकस होगा वो मेनली होगा एज अ पोइट, एसटी कॉलेज एज अ पोइट. एसटी कॉलेज एज अ क्रिटिक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको शायद मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था और बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ाया है. देखो एसटी कॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट पोइट है ना. आपके पोइट्री सेक्शन तो उसने दिया है एग्जाम में, लेकिन पोइट्री सेक्शन में उसने लिखा है, देखो बहुत सारी हिडन चीजें होती है, बहुत सारी हिडन चीजें होती है एग्जाम में जो लोगों को नहीं पता होता. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आई एम टेलिंग यू, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख लोगे ना तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले हैं. देखो उसने टाइटल दिया है आपके सिलेबस में, जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइटल दिया हुआ है. और हाँ, तो जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें दिखा है पोइट्री सेक्शन, और पोइट्री सेक्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ से लेके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, उनके नेम्स उन्होंने दे दिया है. तो जब आपका स्पेसिफिक पोइट्री नहीं दिया हुआ है तो विच मीन्स दे आर गोइंग टू आस्क यू, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो उस राइटर से बिलोंग करता होगा. इट डजेंट मैटर कि उसके सिर्फ पोइट्री से बिलोंग करता हो, ये भी हो सकता है कि उसके अगर इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म वर्क होगा जो पोइट्री के ऊपर है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस इज हाउ दे लिंक क्वेश्चंस, है ना. एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को लिंक किया जाता है. आपको एक छोटा सा, जिसको बोलते हैं ना अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला की तरह क्वेश्चंस का एक, मतलब अम्ब्रेला की तरह एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको उसके डीप में पढ़ना पड़ेगा. वैसे डीप से क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, जब भी बनेंगे, अगर आउट ऑफ द सिलेबस जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे जब हम एसटी कॉलेज की बात करेंगे तो अगर एज अ क्रिटिक वाली वीडियो आप देख लोगे तो अगर एसटी कॉलेज के बायोग्राफी या लिटरेचर से किसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, पोइट्री से कनेक्ट करते हुए, तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट. जैसे उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं, सॉरी, ये तो एसटी कॉलेज टीएससी लेट का कॉन्सेप्ट है. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जैसे एक टर्म है, विलिंगली जब हम अपने थॉट को सस्पेंड कर देते हैं, वो एसटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट है. और एसटी कॉलेज का ये कॉन्सेप्ट बीपीएससी टीआरडी 3 के सिलेबस में आया था.
बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, टीएडी 3 मतलब टीचर की, जैसे आप लोग की वैकेंसी है लेक्चर का, उसी तरह से बिहार में लेक्चरशिप की वैकेंसी आई थी, तो उसमें वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी तरीके से आपके भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें उन सब चीजों को प्रिपेयर करना है। तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एसटी कॉलेज एज ए क्रिटिक, आप उसको भी देख लेना। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसटी कॉलेज एज अ पोएट पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहता है एसटी कॉलेज वॉज अ towering figure of the English Romantic moment, celebrated for his profound philosophical insight, visionary poetry, and pioneer in literary criticism. So he was not simply a poet. He was not only considered to be a poet. He is also known as, he is someone जिसने फिलॉसफी का इंटीग्रेशन पोइट्री के अंदर किया, फिलॉसफी का इंटीग्रेशन लिटरेचर के अंदर किया। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। इसलिए इसको देखो, व्हेन इट कम्स टू क्रिटिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक माना जाता है ब्रिटिश लिटरेचर में, अर्लियर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सिडनी को पढ़ते हैं, जब हम किसी अदर रोमांटिक्स को पढ़ेंगे, जब हम अलेक्जेंडर पोप को पढ़ेंगे, तो सबने क्रिटिज्म किया है, सबने क्रिटिज्म के ऊपर लिखा है कुछ ना कुछ, but they never integrated philosophy in their poetry. They never integrated philosophy in their criticism. He was the first person, S.T. Collins was the first philosopher जिसने जर्मन एस्थेटिक्स को, जर्मन थिंकर्स को, जैसे कांट हो गया, सिलिंग हो गया, उनके थॉट्स को, उनके आइडियलिज्म को लिटरेचर के अंदर, क्रिटिसिज्म के अंदर इनॉग्रेट किया, है ना। एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव क्रिटिसिज्म इन्होंने किया। ठीक है, तो हम इनके वर्क्स को अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। ही वॉज ऑल्सो विजनरी पोइट्री, जैसे मैंने बोला विजनरी पोइट थे, है ना। नाउ इनका कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा, ही इज फेमस फॉर हिज कोलैबोरेशन विद विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा था। देखो, लिरिकल बैलेट्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने पब्लिश करी थी 1798 में। कलर चेंज कर देता हूं, 1798 में। और 1798 जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज की शुरुआत ही 1798 में होता है लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से। एक तरह से मैनिफेस्टेशन हो गया, मैनिफेस्टो ऑफ अ रोमांटिक एज। लेकिन कहीं कहीं आप किसी किसी बुक में देखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही रोमांटिक एज को कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स में देखे, जैसे ऑक्सफोर्ड के बुक में, अगर आप ऑक्सफोर्ड के बुक में पढ़ोगे तो रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही, है ना, 69 के आसपास, सॉरी 79 के आसपास। लेकिन जब आप सैमुअल टेलर कॉलेज को पढ़ोगे, जैसे रॉटलेज में पढ़ोगे या अदर बुक्स में पढ़ोगे, तो आपको 1798 जो कि लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ माना जाता है। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि सर 1798 में हुआ, 1798 से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू हुई। नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इतने डिफिकल्ट या इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में वेग है। दोनों ही एज को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रोमांटिक्स, ब्रिटिश रोमांटिक्स, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए इनके वर्क में देखो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे पहले हम लोग अब बायोग्राफिकल स्केच देख लेते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हो, और लेट्स से यू बिकम अ टीचर, यू बिकम अ लेक्चरर, तो आपको बायोग्राफिकल स्केच किसी भी राइटर के बारे में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा क्लासरूम में। सो फॉर दैट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मे बी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1772 इन ऑटरी सेंट मैरी डेवनशायर। यहां से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बस आपको बस याद रखना है डेवनशायर में पैदा हुआ, है ना। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन में, 10 बच्चों में से ये सबसे यंगेस्ट था। और इसके फादर स्कूल मास्टर थे। इससे पता चल रहा है कि ही वाज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि बचपन से ही उसके फादर जो थे, ही वाज एन हेड मास्टर, और बिकॉज ऑफ द स्कूल मास्टर इनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई और काफी अच्छे वेरोशियस रीडर भी थे ये। ही अटेंडेड क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल इन लंदन बिटवीन 1782 टू 1791। 1782 से लेकर 1791 के बीच में इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करी। एंड देन एकेडमिकली ही वाज एक्सेल्ड, मतलब काफी अच्छा वर्क किया उन्होंने, काफी अच्छा पढ़ाई किया। एंड देन ही वेंट टू जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज बिटवीन 1791 से 1794। बट इन्होंने डिग्री लिए बिना ही छोड़ दिया। देखोगे जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पोइट्स, है ना, उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया और उन्होंने पहले ही ड्रॉप आउट ले लिया। जैसे इफ यू रीड एसटी कॉलेज, सॉरी पर्सी बाइसिस हेली, तो बाइसिस हेली को तो वैसे हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ इस्लाम, हाँ कुछ ऐसी था, द नेसेसिटी ऑफ, नहीं एथिसिज्म के बारे में उन्होंने लिखा था। द नेसेसिटी ऑफ इस्लाम के ऊपर भी लिखा है उन्होंने वर्क, लेकिन उन्होंने एक वर्क लिखा था, मैं भूल रहा हूँ अभी,
द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिसिज्म, इस तरह से कुछ करके था, है ना, यानी द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, ऐसे मैं टाइटल डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तो उन्हीं के ऊपर है, तो उनके ऊपर तो मैं बनाऊंगा ही। तो इस वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था। तो देख रहे हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर या तो उन्होंने छोड़ दिया या तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी थी। उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी थी। एंड देन रेडिकलिज्म एंड पेंसियोक्रेसी, थोड़े इनके रेडिकल आइडियाज थे बचपन में। इनके जो थॉट्स थे पॉलिटिकली काफी कह सकते हैं पॉलिटिकली और रिलीजियसली काफी एक्टिव थे ये, है ना। एंड देन विथ हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है। with his friend Robert Saudi, who is also considered to be one of the major figure of the romantic age, early romantic poets में आएंगे। रॉबर्ट साउदी जो हैं उनके साथ इन्होंने यूटोपियन कम्युनल सोसाइटी की शुरुआत की थी, which was known as pensiocracy, which he tried in America, but then it never materialized, which means कभी फेमस नहीं हुआ, कभी पब्लिक फिगर में पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया, है ना, लेकिन इन्होंने कोशिश की। तो याद रखना, विथ हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदी ही प्लान्ड अ यूटोपियन कम्युनल सोसाइटी जिसका नाम था पेंसियोक्रेसी, जहां पे वो अपनी आने वाली वाइफ से मिलने वाले थे जिनका नाम था सैरा फ्रिकर। 1795 में ये मिले थे, है ना। लार्जली वही है, इन्फ्लुएंस हुए थे पेंसियोक्रेसी प्लान में, साथ में प्लान बनाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में टॉक होती थी। वैसे इनिशियली ही वांटेड टू मैरी डॉर्थी के साथ इनका रिलेशन चला था, बट ड्यू टू हिज एडिक्शन ऑफ ओपियम एंड हिज डिफरेंट थॉट्स फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ, इनिशियली दोनों तो साथ में मिले थे, वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज, दे वर वेरी गुड फ्रेंड। बट समय के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वर्ड्सवर्थ ने देखा कि इनकी थिंकिंग बहुत अलग है एसटी कॉलेज की, है ना, और ड्यू टू हिज एडिक्शन इन ओपियम, तो इनको लगा कि ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिज डॉटर, तो इसलिए उन्होंने, डॉटर कह रहा हूं मैं, सिस्टर, तो इस वजह से डॉर्थी के साथ इनकी शादी नहीं हो पाई। तो लेटर ही मैरिड टू सैरा फ्रिकर। फ्रेंडशिप के बारे में मैंने बता ही दिया। सोमरसेट मिले में, सोमरसेट एक जगह था जहां पे मिले थे वर्ड्सवर्थ के साथ, है ना, 1797 1798 के आसपास। तो कह सकते दे वर द फाउंडर ऑफ रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड देन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। तो शुरुआत के जो 7 या 8 पोम्स थे जो इनका लिखा हुआ था, वैसे मैं बता दूंगा कितने पोम्स इन्होंने लिखे थे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आई थिंक 7 पोम्स इन्होंने लिखे थे, 7 या 8 ऐसे ही कुछ है। और बाद बाकी जितने भी रेस्ट पोम्स हैं लिरिकल बैलेट्स में वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। और सबसे लास्ट पोम टिंटन एबे था, और फर्स्ट पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर था, है ना। ही हैड एन ओपियम एडिक्शन, तो बहुत सारा ओपियम का यूज करते थे। ओपियम का मतलब होता है नशीली चीजें, है ना। ओपियम जिस तरह से चरस बोलते हैं ना, गांजा बोलते हैं, उस टाइप का था। और ओपियम सबसे ज्यादा चाइना से एक्सपोर्ट होता था उस समय। तो ये जो इनिशियल डेज में, इनिशियल फेज में, क्योंकि ये टूथ एक से बहुत सारे पेन से गुजर रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट ही स्टार्टेड टेकिंग इट। लेकिन धीरे धीरे डिबिलिटेटिंग एडिक्शन की तरह बन गया, मतलब अब इसको छोड़ना मुश्किल हो गया था इनके लिए। सो ही वॉज एन एडिक्ट। देखो यहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ओपियम का बहुत सेवन करता था, जो कि ओपियम एडिक्शन था, जिसके जो जो ओपियम एडिक्ट था। तो राइट आंसर वाज एसटी कॉलेज। देखो ये पूछा है 2022 या 2023 के एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया हुआ है दिसंबर के एग्जाम में। तो मे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज यूजीसी नेट जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं उसी को कॉपी करता है जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में बन जाएंगे, क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए बचा क्या? तो पीसीएस क्या करता है, वही क्वेश्चन को उठा के पूछता है। आई एम नॉट एक्चुअली क्लेमिंग कि यूजीसी से वो क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि लिटरेचर लिमिटेड है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी वास्ट, लिटरेचर बहुत वास्ट है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में, व्हेन इट कम्स टू एंग्लो सेक्शन टू पोस्ट मॉडर्निज्म, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोएट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होंगे, तो हार्डली 100-150 इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो उन्हीं के अंदर से ना क्वेश्चन पूछेगा, उन्हीं के इंपॉर्टेंट। जैसे अब रोमांटिक एज में 6 से 7 राइटर हैं, 6 से 7 राइटर से ज्यादा पूछेगा नहीं, और 2-3 एसेइस्ट हैं, वहां से उसके बियॉन्ड तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो उसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्लियर है? नाउ मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा आगे जाके कि फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जर्मन स्टडी टूर, एक तरह से इन्होंने टूर लिया था, ये ट्रैवल पे गए थे जर्मनी, जहां पे उन्होंने जर्मन आइडियलिस्ट फिलॉसफी को पढ़ा, जैसे कांट और सेलिंग को, है ना, जर्मन लिटरेचर को पढ़ा,
जो इनके क्रिटिकल थॉट को बहुत इंस्पायर किया। अब देखो, आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जर्मन आइडियलिस्ट या जर्मन आइडियलिज्म किसी को इंस्पायर किया तो वो था एस्ट्री कॉलेज। एंड एस्ट्री कॉलेज ने ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर इनॉग्रेट किया फिलॉसफी को, इंटीग्रेट किया फिलॉसफी को। सो फिलोसफिकल रोमांटिसिज्म वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो एक, अगर जब हम क्रिटिज्म की बात करेंगे ना, तो देखो कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिज्म के अंदर फिलॉसफी को इंटीग्रेट किया, लिटरेचर के अंदर फिलॉसफी को इंटीग्रेट किया। तो इनकी जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, जैसे इन्होंने बोला था कि हमारी जो इमेजिनेशन है ना, वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी इमेजिनेशन, एक सेकेंडरी इमेजिनेशन। और ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव है, और मतलब एक तरह से इंटेलेक्चुअल है, यहीं से हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, यहीं से हम पोइट्री को क्रिएट करते हैं। और एक फैंसी है, फैंसी जो चीज़ों को देख के हर कोई फील करता है, जैसे आप नेचर में जाते हो तो। खैर, इसको मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म वाले चैप्टर में, है ना, जहाँ पे मैंने कॉलेज एज ए क्रिटिक पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर सेपरेशन फ्रॉम वाइफ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, ही वॉज एन एडिक्ट, है ना, ओपियम का एडिक्शन था, तो इस वजह से भी इनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं चला अपनी वाइफ के साथ, और लेटर ऑन उनका सेपरेशन हो जाता है। एंड देन हाई गेट पीरियड से 1816 से लेके 1834 का ऐसा समय था जब ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए थे अपने ही मतलब फील्ड में, जहां पे उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरी भी पब्लिश किया था। एंड देन उनका डेथ हो गया 1834 में, इनका डेथ हो जाता है। नाउ हाई गेट में उनका डेथ हो जाता है, बस आप ये याद रखना, इसके बियॉन्ड यू डोंट हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स गो थ्रू द बैकग्राउंड्स ऑफ रोमांटिक एज। थोड़ा बहुत रोमांटिक एज को समझ लेते हैं, सो दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोइट, क्योंकि पोइट जो होता है वो अपने ही कल्चर का कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर बना होता है। तो कॉलेज वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द ब्रिटिश रोमांटिसिज्म विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सबसे पहला जो बैकग्राउंड था रोमांटिक एज का, वो था रिएक्शन अगेंस्ट द 18th सेंचुरी रैशनलिज्म। सो व्हेन इट कम्स टू न्यू क्लासिज्म, व्हेन इट कम्स टू रैशनलिज्म, व्हेन इट कम्स टू इनलाइटनमेंट, इन सब के अगेंस्ट था रोमांटिक जो थे ना, दे वेर एम्फेसाइज्ड स्पेशली ऑन द ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमेजिनेशन एंड द सब्लाइम नेचर ऑफ थिंग्स, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो क्लाउड्स हो, है ना। तो कह सकते कि जो एक्सेसिव फॉर्मेलिटी थी, एक्सेसिव रैशनलिज्म था, है ना, ये जो परसीव्ड ड्राइनेस था न्यू क्लासिकल लिटरेचर के अंदर, न्यू क्लासिकल पोइट्री के अंदर, उनसे ये लोग दूर होना चाहते थे। सो इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म कह सकते हैं। एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था रोमांटिक्स को। सो इसलिए कभी कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत को ही कंसिडर कर लिया जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है, जिसमें वो लिबर्टी की बात करता है, फर्टिनिटी की बात करता है ना। एंड देन जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी, अगेन जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे, जैसे FWJ सिलिंग, इमैनुअल कांट, फिच, ये सारे के सारे जर्मन थिंकर्स थे, जर्मन आइडियलिस्ट थे। तो उनकी फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, है ना, जैसे माइंड एंड नेचर, है ना। खासकर अगर जब आप एसटी कॉलेज की बायोग्राफी लिटरेरी पढ़ोगे तो उसमें देखो कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं कहाँ से, जर्मन आइडियलिज्म से। तो मे भी इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं कि एसटी कॉलेज जो है, या फिर कौन ऐसा राइटर है जो जर्मन आइडियलिज्म को अपने इंटीग्रेट करता है अपने पोइट्री के अंदर, अपनी फिलोसफी के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं अगर एज अ क्वेश्चन बनाने वाला होता तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस बनाता, मैं इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाता, मैं इस तरह के क्वेश्चंस बनाता। और इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। मैं हमेशा कहता हूँ कि रोमांटिक्स वेर नॉट मतलब they were not dealing with romance, they were dealing with nature. तो nature was the primary source for their imagination, nature was the primary source for writing their poetry, है ना। पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस था, सॉरी, पोइट्री का जो कह सकते हैं कि जहां से इंस्पिरेशन मिला था उनको, है ना, वो सारे के सारे नेचर में मिलते थे इनको। तो नेचर जो एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता था, एक तरह से सबलाइम एस्पेक्ट था, गाइडिंग प्रिंसिपल, नेचर गाइड करता था पोइट्स को। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ खुद कहते हैं कि नेचर उनको गाइड करता था, है ना। नेचर की ब्यूटी, नेचर में जब भी वो बैठते थे वो अपने आप को मतलब खो देते थे नेचर में जाने के बाद, इस तरह की चीजें। एंड देन इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स कॉलेज के लिए इमेजिनेशन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना।
फिर द सुपर नेचुरल एंड द एग्जॉटिक। एसटी कॉलेज को सुपर नेचुरल चीजें भी बहुत इंस्पायर किया था, एग्जॉटिक चीजें भी बहुत इंस्पायर किया था, जैसे अनकैनी चीजें, ड्रीम लाइक एलिमेंट्स, है ना, एग्जॉटिक चीजें, ये सारी के सारी, या फिर मिडाइवल लॉर्ड इस तरह की चीजें बहुत इंस्पायर किया था। इसलिए इनके वर्क में जैसे क्रिस्टबल पढ़ोगे, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पढ़ोगे, इन सब में आपको वो सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। फिर ड्रग यूज था इनका, एंड ड्यू टू द एडिक्शन ऑफ ओपियम, है ना, इनके इनके लाइफ में इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडी मतलब झेला। जैसे इनके वर्क्स ड्रीम लाइक विजन में लिखने लगे, हेलुसिनेशन आने लगा इनको, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, कुबला खां बिल्कुल मतलब हेलुसिनेशन में उन्होंने लिखा है ना, पूरे ड्रीम में लिखा है उन्होंने। एंड देन देयर वाज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस शिफ्ट। बाद में वो एक तरह से डिफेंडर बन जाते हैं एस्टैब्लिश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना। पॉलिटिकल फिलॉसफी बाद में उनके वर्क्स आएंगे, बट हमें उनसे पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस लिटरेरी एस्पेक्ट को जानना है, पोइटिक एस्पेक्ट को जानना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी एनालिसिस ऑफ कॉलेज पोइटिक जीनियस। पहला, सुपरनैचुरल पोइट्री। सुपरनैचुरल एलिमेंट होते हैं इनके पोइट्री के अंदर। ही एक्सेल्ड एट क्रिएटिंग पोम दैट इवोक अ सेंस ऑफ मास्टरी, वंडर एंड अनकैनी। जैसा मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इनके पोइट्री के अंदर होता है। चाहे आप कुबला खां पढ़ लो, चाहे आप क्रिस्टबल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पढ़ लो, इन सब में आपको ये दिखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलेगा आपको, है ना। इसके जो कैरेक्टर होते थे काफी कॉम्प्लेक्स होते थे, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखा रहे होते थे। गिल्ट होता था, आइसोलेशन होता था, है ना, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता था, बिकॉज ही वॉज इंटीग्रेटिंग फिलोसफी इन हिज वर्क। एंड देन म्यूजिकलिटी इन वर्स, इनके इनके वर्स होते थे काफी म्यूजिक से भरा होता था, ऐसे लगेगा आपको म्यूजिक के फॉर्म में बोला जा रहा हो, है ना। जैसे बैलेड होता था, इसलिए बैलेड बैलेड का मतलब ही होता है सॉन्ग, एक तरह से सॉन्ग की तरह, गीत की तरह था। लिरिकल बैलेड जैसे, है ना, तो लिरिकल बैलेड मतलब तो बैलेड की तरह है, सारे के सारे पोइटिक थे। द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और स्पेशली इनका जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जो कि रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सोफिस्टिकेशन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था लिटरेचर के अंदर, जहां पे उन्होंने फैंसी के बारे में बातें की, इमेजिनेशन के बारे में बातें की। देन फिलोसॉफिकल इंटरप्ले था, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फ्रेगमेंटरी नेचर था, इनके वर्क्स बहुत फ्रेगमेंटेड में लिखे गए थे, क्योंकि ओपियम का सेवन करते थे वो, है ना। जैसे कुबला खां पढ़ोगे, क्रिस्टबल पढ़ोगे, तो ये सारे के सारे अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट्स हैं, दैट रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रगल विद द हेल्थ। इससे पता चलता है कि उनका जो हेल्थ है, अपने हेल्थ से वो कितने स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, बहुत पेन में थे, और ओपियम का सेवन करते थे, दिन भर ओपियम में। जैसे देखते हो ना, जब वाराणसी जाओगे तो वाराणसी में क्या होता है ना, बहुत सारे मॉन्क्स को देखोगे, है ना, अपने आप को वो लोग बाबा मानेंगे। खैर मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बट वो अपने आप को बोलेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, और पूरे शरीर पे वो राख लगा के दिन भर फूकते रहते हैं, है ना, वो चरस गांजा जो भी है, सब जो भी मिलता है वो फूकते रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे कोई फायदा नहीं होता, ऑफ कोर्स फायदा होता है, क्योंकि आपके सारे सेंसेस खुल जाते हैं एंड यू स्टार्ट ड्रीमिंग, आप ड्रीम लाइक विजन में चले जाते हो, आपकी जो थिंकिंग है वो एलिवेट हो जाती है, एंड इट्स ट्रू। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, बट ये अ, अगर डॉक्टोरल फ्रेम में भी देखा जाए तो इट्स ट्रू। लाइक अगर आप चरस पी लोगे, है ना, आपने चरस फूक लिया, गांजा फूक लिया, फिर देखो अब लोग इसमें कमेंट करने लगेंगे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दीज आर रियलिटी, है ना। तो उस समय क्या होता है कि आपके जो सेंसेस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और आप बहुत डीप डीप थिंकिंग में चले जाते हो। जैसे मैं एक बार दिल्ली में एक अपने फ्रेंड के रूम पे गया हुआ था, तो एक्चुअली मैं रूम देख रहा था, उस समय गया था, विजयनगर डबल स्टोरी में रह रहा था मैं उस समय। तो वहां पे मैं एक लड़के से मिला, एंड देन ही सेड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ पोइट। तो उस समय मैं पोइट्री लिखना शुरू ही किया था, आई वॉज अ वेरी न्यू पोइट बैक इन दोज डेज। अब तो मैं बहुत अच्छी पोइट्री लिखने लगा हूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम बहुत अच्छी, बट ठीक ठाक मैं पोइट्री लिख लेता हूँ, यू कैन रीड माई पोइट्री इफ यू वांट। तो जब मैं उससे मिला तो ही सेड कि मैं चरस पीता हूँ, क्योंकि उससे, चरस या गांजा उसने बोला था, मुझे नहीं पता, तो उसकी पीने की वजह से वो कहता था कि मैं अच्छी पोइट्री लिख पाता हूँ। एंड ही वॉज डिबेटिंग विथ हिज फ्रेंड कि ड्यू टू द एडिक्शन ऑफ वट एवर ही वॉज स्मोकिंग, उसकी वजह से उसकी पोइट्री एलिवेट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी है, आई डोंट नो सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता, बट लोग इसका सेवन करते हैं, है ना। और चाहे आप अगर मनाली चले जाओगे, है ना, ओल्ड मनाली में, तो देखोगे जितने भी फॉरेनर्स होते हैं सब एकदम
परे रहते हैं यही सब चीज लेके। बट एनीवे, अब आजकल को जो सिस्टम बन गया वो बहुत क्या बोलूं मैं। खैर, आगे चलते हैं। वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं जो मे बी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे इनके अर्ली रिवॉल्यूशनरी वर्क्स थे, रिवॉल्यूशनरी पीरियड था। ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो आपको टाइटल याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट। ग्रीक एपिग्राम ऑफ एफ्रोडाइटी एंड एथीना, पोम है, टाइटल याद रखना, नथिंग मोर देन दैट। मॉन्डे ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस वॉज एन एलिजी, थॉमस चैटरटन के डेथ के ऊपर लिखा गया था। एंड देन द फॉल ऑफ रॉबेस्पियर, ये टाइटल याद रखना, टाइटल बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस टाइटल बिकॉज पीपल ऑलवेज कंसिडर्ड हिम एज अ पोइट बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड प्ले राइट, है ना। तो कुछ कुछ प्ले इन्होंने लिखा था, जो ऑब्वियस बात है क्योंकि इनकी पोइट्री ज्यादा फेमस है तो इनका ड्रामा पीछे ढक जाता है ना, छिप जाता है। बट स्टिल इस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो दे माइट आस्क यू इन योर एग्जाम एज वेल। तो द फॉल ऑफ रॉबेस्पियर, दे माइट आस्क यू, टाइटल आपको याद रखना है। एंड देन द प्लॉट डिस्कवर्ड, ये नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, ये याद रख लेना, VVI, सिर्फ टाइटल, नथिंग मोर देन दैट। कॉन्शियस एंड द पॉम्पलम, अ मोरल एंड पॉलिटिकल लेक्चर, पोम्स एंड वेरियस सब्जेक्ट। देखो, अब मोरल एंड पॉलिटिकल लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर इन्होंने दिया क्योंकि पैसे कमाने के लिए सिर्फ लेक्चर देते थे, है ना, यूनिवर्सिटी में जा जाके लेक्चर्स दिया करते थे। द वॉचमैन, ओड टू द डिपार्टिंग एयर, कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे उनको जर्मन इन्फ्लुएंस होता है, जर्मनी से जब इन्फ्लुएंस होते हैं, जर्मन थिंकर से जब इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मिसलिनियस या मिरेकल ईयर है ये इनका, है ना। ग्रेटेस्ट पोएटिक आउटपुट इनको इसी समय मिला था। जैसे इनका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्क है इस सेकेंड फेज में, वो था द लाइम ट्री बॉर माई प्रिजन, विच इज अ पोम, बस टाइटल याद रखना, इसके बियॉन्ड कुछ मत याद रखना। और दूसरा जो पोम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोम, है ना। जो कि रिटन, जो कि लिखा गया था 1797 से लेकर 1798 में और पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेंस में, और सबसे पहला पोएम है लिरिकल बैलेंस का। एंड दिस इज ऑल्सो द क्रूशियल पोएम बिकॉज यहाँ पे इंपल्सिव किलिंग ऑफ एल्बेट्रोस, एक पक्षी है, उसको मारने का पूरा जो सिस्टम है, सिनेरियो है, वो समंदर के बीच में चेंज हो जाता है। इसी पोम के अंदर बहुत फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू ड्रिंक, बहुत फेमस लाइन है। दे माइट आस्क यू डायरेक्टली, सो वाटर वाटर एवरीवेयर देयर इज नथिंग टू ड्रिंक इज सेंटेंस रिटन बाय विच पोइट, या फिर कौन से ऐसे पोइट्री वर्क में आपको ये देखने को मिलता है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। सो अभी से मैं जितने भी पोइट्री के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी पोइट्री को मैं हाईलाइट करूंगा, सो यू हैव टू रीड दोज पोम्स थॉरली, लाइन बाय लाइन। मैं हमेशा कहता हूं कि डू नॉट गो फॉर समरी, never read summary from the internet, never read summary from the YouTube, because it will never help you in your examination. When it comes to poetry, देखो, ये प्रोज से बहुत अलग होता है, पोइट्री प्रोज से बहुत अलग होता है, पोइट्री से क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। व्हाट इफ दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम इन बिटवीन द लाइंस, आप कैसे आंसर दोगे? इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस इफ यू वॉन्ट रीड पोम थरली। इसलिए मैं कहता हूं कि पोइट्री को, पोम्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप पढ़ो, पर्सनली पढ़ो, फिर आपके सेंटेंस आपको याद रहेंगे, है ना। देन यू वुड बी एबल टू रिमेंबर कि पोइट्री के सेंटेंस क्या क्या रहा था। जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो आपको अचानक से याद आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आएंगे, और दे विल आस्क यू द बिगिनिंग एंड द एंडिंग लाइन्स। समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क पोइट्री डिवाइसेस, जैसे आप छठे यूनिट में जब जाओगे तो सबसे लास्ट में पोइट्री डिवाइसेस हैं, तो पोइट्री डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर देगा आपके पोइट्री से, उस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं अगर क्वेश्चन सेट करने वाला होता तो मैं इसी तरह के क्वेश्चंस बनाता। एंड बिलीव मी, मैं एक दिन क्वेश्चन जरूर सेट करूंगा, क्योंकि कॉलेज का क्वेश्चन तो मैं बहुत बार सेट कर चुका हूं, तो यहाँ के भी क्वेश्चन सेट करूंगा कभी ना कभी, PCS वगैरह के। बट एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज हाउ द एग्जामिनर, और दिस इज हाउ जो क्वेश्चन सेट करता है वो इस तरह से सोचता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप पोइट्री को हमेशा लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एंड देन कुबला खां, वेरी इंपॉर्टेंट पोम, विच इज the full title of this poem is A Vision in a Dream, a Fragment, which was published between 1797 1798. Again, very important work. एक तरह से ये भी crucial poem है. This is also unfinished poem.
which is said to have been composed in an opium induced dream and interrupted by a visitor. जो कि ऐसा माना जाता है कि there was a visitor जो इनको विजिट करने आया और he was मतलब ओपियम लेके एकदम पड़े हुए थे ड्रीम लाइक विजन में, है ना. एंड देन ही रोट दिस पोम. फ्रेगमेंटेड में है. तो कुबला खां अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. आप इसकी भी समरी पढ़ना, समरी नहीं मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे. द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर से बनेगा क्वेश्चन, या फिर कुबला खां से बनेगा, जैसे मैंने बोला वाटर वाटर एवरीवेयर देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. या फिर इनिशियल के लाइंस पूछ देंगे, एंडिंग लाइन पूछ देंगे. उसी तरीके से कुबला खां से लाइंस आ सकते हैं एग्जाम में. फिर क्रिस्टबल. क्रिस्टबल तो बहुत सारे मुझे लगता है हाई स्कूल के सिलेबस में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव पोम है. दिस ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इनोसेंस, करप्शन, सुपर नेचुरल एलिमेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एविल. ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन क्रिस्टबल. आपको क्रिस्टबल भी पढ़ना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोम. क्रिस्टबल वेरी क्रूशियल पोम. देखो मैंने लिख दिया क्रूशियल पोम, क्रूशियल पोम. एंड देन फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. ये मुझे लगता है शायद बीए पार्ट 1 के सिलेबस में था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोम है, विच इज ए कॉन्वर्सेशनल पोम, जो कि एक तरह से डोमेस्टिक सीन है यहाँ पे, है ना. पोइट्री, ये जो पोइट है उसके जो इन्फेंट सन है हार्टली, उसके बारे में है. नेक्स्ट वर्क है फियर एंड सॉलिट्यूड. इसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखना, टाइटल जरूर याद रखना. एंड देन द नाइटिंगेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लेना. लिरिकल बैलेंस विद अ फ्यू अदर पोम्स, जिसमें कि क्रूशियल पोम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, द नाइटिंगेल. अच्छा, इसमें मैंने अभी तक देखा नहीं है वो पोम लिखते हुए, लेकिन यूथ एंड समथिंग इस तरह करके इनका एक पोम है, यूथ एंड ओल्ड करके. आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, है ना. मैं शायद बीए पार्ट 1 या बीए पार्ट 2 के बच्चों को पढ़ाया था. पीजी के सिलेबस में तो ये सब नहीं है. पीजी के सिलेबस में आपको कुबला खां मिलेगा, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर मिलेगा, लेकिन ये जो यूथ एंड ओल्ड है ना, जिसमें यूथ और ओल्ड के बीच का वो बताते हैं, और आप उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है टाइटल, बट आप सर्च करके देखना एसटी कॉलेज यूथ एंड ओल्ड इस तरह से करके, तो आपके नेट पे आ जाएगा. द प्लेन स्लिप, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद करोगे चलेगा. डिजेक्शन एंड ओड, इसको याद रख लेना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डिजेक्शन एंड ओड, विच इज एन ओड रिटन बाय एसटी कॉलेज 1802 में, और 1802 में ही पब्लिश हुआ था. वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो, क्योंकि देखो ये इनका पर्सनल पोम है ना, अपने कॉलेज के खुद के लेमेंटेशन, मतलब इनका जो पोइट्रिक लॉस ऑफ पोइट्रिक इमेजिनेशन था ड्यू टू ओपियम, है ना, ड्यू टू हिज हेल्थ. तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू राइट पोइट्री, ही वॉज नॉट एबल टू राइट द काइंड ऑफ पोइट्री ही वांटेड टू राइट, बिकॉज ऑफ दैट ही रोट दिस पोम रिजेक्शन एंड ओड, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस. And then comes prose, lectures and later poetry, which was published between 1803 to 1815 में, है ना, जिसमें कि a friend series of essays हैं. नहीं भी याद करोगे चलेगा. रिमोर्स, अ ट्रेजेडी, टाइटल याद रख लेना, बस इसका टाइटल याद रख लेना, टाइटल. बाद बाकी लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एसे ऑन फाइन आर्ट्स, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको. हाईगेट पीरियड. क्रिस्टबल बहुत इंपॉर्टेंट है. कुबला खां अ विजन, क्रिस्टबल हो गया, कुबला खां अ विजन, प्लेन स्लिप, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. बायोग्राफिया लिटरेरिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. बायोग्राफिया लिटरेरिया टाइटल पूछ देगा. बायोग्राफिया लिटरेरिया, देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. दे माइट आस्क यू द टाइटल, द फुल टाइटल ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया. तो बायोग्राफिया लिटरेरिया और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, ये है. दूसरा, इस तरह से घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, कौन सा ऐसा वर्क है जिसके अंदर लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस के बारे में बातें की गई है. तो इट्स द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय एसटी कॉलेज. ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी है, खुद के पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस होकर इन्होंने लिखा. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इट इज अ वर्क ऑफ फिलॉसफी एज वेल, है ना. जर्मन थिंकर से इंस्पायर्ड थे, जर्मन आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड थे, सिलिंग से इंस्पायर्ड थे, कांट से इंस्पायर्ड थे, है ना. और ये इनके प्रीफेस में आपको देखने को मिलेगा. जैसे मैंने बताया कि ही टॉक्स अबाउट फैंसी. फैंसी का मतलब है मैकेनिकल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, द वे आवर ब्रेन थिंक्स व्हेन वी सी समथिंग ब्यूटीफुल. जब कोई सैनिक चीजें हमारे आंखों के सामने आता है तो हाउ वी एसोसिएट विद दैट, दैट इज व्हाट मैकेनिकल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज.
और वो सबके पास होता है, ये फैंसी उसने बोला। फिर कहता है कि इमेजिनेशन की बात करता है वो इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट उसने दिया फैंसी इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन में दो तरीके के इमेजिनेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। एंड दिस प्राइमरी इमेजिनेशन or secondary imagination, yeah, imagination for that sense, is a higher creative unifying faculty that shapes reality. So when it comes to writing poetry, we need to have this imagination. और कहते हैं कि वो imagination जो है हर किसी के इंसान के अंदर नहीं होता। फैंसी तो हर कोई फैंसी करता है, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज तो हर किसी के अंदर है, बट ये जो इमेजिनेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो हम चीजों को कलेक्ट करते हैं, यूनिफाई करते हैं, एक क्रिएटिव टास्क है ना। And then Sibylian Leaves, टाइटल आपको याद रखना है, Sibylian Leaves, a collection of poems which was published in 1817। आप इसका डेट भी याद रखना, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Sibylian Leaves से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर ले सरमन नहीं भी याद रखोगे चलेगा, जिपोइला नहीं भी याद रखोगे चलेगा, एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कन्फेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट लेटर एडिमेंट्स नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखना सिबलियन लिप्स विच इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स। ये यूजीसी नेट ने भी पूछा है क्वेश्चंस, बीपीएससी के भी एग्जाम में शायद मुझे लगता है किसी न किसी ईयर में पूछा है, बट आपके जीके पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द लेक्चर। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। इफ यू हैव लर्न समथिंग, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, या फिर अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है जो इसको पढ़ना चाहिए तो डू शेयर इट विद देम, या फिर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, यू हैव नो आइडिया कितना वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, कितना स्ट्रगल है ना। और